after the Squid Game season 2, some pictures were roaming around social media. और उन pictures में Squid Game का environment देखा जा सकता था. Some people were saying कि Squid Game असल में भी exist करता है, and some people were comparing Squid Game to Brothers Home. पर Brothers Home was far more worse than that. और अगर हम Brothers Home को एक living hell कहें तो वो भी गलत नहीं होगा. खैर Brothers Home क्या है, आज की हम डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे. इन दी एंड हमें पता चला कि ऑल द पिक्चर्स वर AI जनरेटेड बाय अ टर्किश आर्टिस्ट सिटी हरमताय. और सिटी हरमताय ने भी हमें बताया कि उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी. वो एक आर्टिस्ट है और वो अपना आर्ट दिखाना चाह रहा था. तो अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक पे, ब्रदर्स होम. अगर हमें ब्रदर्स होम को जानना है, सो वी हैव टू गो बैक इन 1950s कोरिया. 1950s के कोरिया में जंग छिड़ी हुई थी और उस जंग के बाद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अलग अलग हो जाता है. उनके बीच में एक डील हो जाती है और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं. आफ्टर द वॉर मिलियंस ऑफ पीपल वर डेड. काफ़ी सारे लोग होमलेस हो गए थे और काफ़ी सारे लोग अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए थे. साउथ कोरिया एक बहुत ही सीरियस इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था. कोरिया की हर सड़क पे होमलेस लोग, बेगर्स और ऑर्फन्स दिखे जाते थे, जो कि साउथ कोरिया की इमेज कम्प्लीटली ख़राब कर रहे थे. उनकी गवर्नमेंट को पता था कि इन बेगर्स की वजह से और इन ऑर्फन्स की वजह से हमारी इमेज ख़राब हो रही थी और वो इन लोगों को अपने कंट्री पे धब्बा समझते थे. सो फाइनली इन 1960s गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम इन सारे लोगों को वेलफेयर में डाल देंगे. उन्होंने साउथ कोरिया में टोटल 36 वेलफेयर्स ओपन किए और हर एरिया के लिए एक पेट्रोलिंग टीम तैयार की कि वो अपने अपने एरिया से बेगर्स, ऑर्फन्स और होमलेस लोगों को अपने अपने वेलफेयर में लेके जाएं. और साथ साथ में ये भी बोला गया कि हम उनकी पढ़ाई का, खाने का, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे. पूरी दुनिया में चर्चे हुए कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट उस वक्त तक लोगों को वेलफेयर की डार्क रियलिटी नहीं पता थी. सो आई विल डिस्क्लोज द डार्क रियलिटी ऑफ द वेलफेयर्स. सो हर एरिया का अलग अलग वेलफेयर सेंटर था और पेट्रोलिंग टीम हर होमलेस बंदे को, हर ऑर्फन को डिटेन करके वेलफेयर में ले आते थे. पर एक मसला था, जो पुलिस की टीम थी उन्हें कैटेगराइज नहीं करना आया था. उन लोगों को जो भी बंदा मिलता, जो भी उन्हें ऑर्फन मिलता, जो भी होमलेस बंदा मिलता, या उन्हें किसी पे शक होता कि होमलेस है या ऑर्फन है, वो उसे पकड़ के वेलफेयर में ले आते बिना किसी सबूत के. तो दी मेन इशू वॉज कि वो लोग कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे कौन होमलेस है, किसको वेलफेयर में लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए. और सबसे खतरनाक बात, उन पुलिस वालों को हर एक बंदा डिटेन करने पे पैसे मिलते थे. तो जस्ट फॉर अर्निंग सम मोर मनी वो बिना कोई तस्दीक किए, बिना किसी सबूत के हर बंदे को उस वेलफेयर में ले जाते थे. अगर उन्हें रात को कोई भी मिले तो वो उन्हें उस वेलफेयर में ले जाते थे, जो कि बहुत गलत था. अबाउट द वेलफेयर इट वॉज रिटन कि जो भी उस वेलफेयर में जाएगा 1 साल के बाद उसे उसके घर छोड़ दिया जाएगा या उसे उस वेलफेयर से रिलीज कर दिया जाएगा. बट द ट्रुथ वॉज वहाँ जो कोई भी गया वो वापस नहीं आया. तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसकी डार्क रियलिटी समझ ही रहे होंगे. सो नाउ मेनली वी विल टॉक अबाउट ब्रदर्स होम. सो ब्रदर्स होम वॉज सिचुएटेड इन बुसान. इट वॉज द बिगेस्ट वेलफेयर. और ब्रदर्स होम का पहले नाम था ब्रदर्स ऑर्फनेज, पर जैसे जैसे उसके अंदर लोग बढ़ते गए उसका नाम रख दिया गया ब्रदर्स होम. ब्रदर्स होम के डायरेक्टर थे पार्क इन गियोन. वही वहाँ का सब मैनेज करते थे और पार्क इन गियोन साउथ कोरिया के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे. पार्क इन गियोन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि यहाँ जो कोई भी आएगा उसकी एजुकेशन की, उसके खाने की, हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है. अभी तक तो आपको पार्क इन गियोन बहुत अच्छा बंदा लग रहा होगा, बट ही वॉज अ डेविल. इन रियलिटी ब्रदर्स होम के अंदर जो कोई भी जाता था उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था. ब्रदर्स होम के अंदर जाने के बाद ही बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता था लोगों को.
हर एज के हिसाब से, हर जेंडर के हिसाब से, हर फिजिकल कंडीशन के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर दिया जाता था और हर ग्रुप का एक कमांडर होता था और वो कमांडर भी उन्हीं होमलेस लोगों में से या उन्हीं ऑर्फन में से होता था। अब ऐसा क्यों होता था? उन लोगों में से ही क्यों कमांडर बनाया जाता था? इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह कॉस्ट इफेक्टिव। पार्क इन ग्योन क्यों कोई कमांडर हायर करे? अगर वो कोई कमांडर हायर करेगा तो उसे कमांडर को भी पे करना पड़ेगा। पहली वजह तो ये हो गई। एंड द सेकंड रीजन वाज यूनिटी। पार्क इन ग्योन को पता था कि अगर वो इन्हीं लोगों में से कोई कमांडर बना देगा तो इन लोगों की यूनिटी खत्म हो जाएगी। पार्क इन ग्योन को सिर्फ एक चीज से खतरा था, यूनिटी से। उसे पता था कि अगर ये सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए तो इन्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो पार्क इन ग्योन ने उन लोगों में से ही एक कमांडर बना दिया और जो भी कमांडर बनता उसे हायर अप से फेवर मिलता, उसे काफी सारी चीजों में रिलीफ मिलता और जो लोग थे वो भी टाइप ऑफ कमांडर बनना चाहते थे, ये सारी पावर्स हासिल करने के लिए, ये सारा रिलीफ हासिल करने के लिए। उन लोगों से सुबह शाम दिन रात काम करवाया जाता था और अगर किसी से छोटी सी भी गलती हो जाए तो उन्हें मारा जाता था। और आगे जाते जाते ये चीजें इतनी बढ़ गई कि उन लोगों के साथ सेक्सुअल अब्यूज भी किया जाता था, औरतों के साथ, बच्चों के साथ और इवन मर्दों के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। और ये सारी चीजें एक बहुत गलत मोड़ की तरफ जाती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ का एनवायरनमेंट इतना इनह्यूमन हो गया, इतना वायलेंट हो गया कि लोगों की मौत होना शुरू हो गई। लोग अपनी हिम्मत हारना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता पार्क इन ग्योन भी इतना वैशी हो गया कि वो लोगों को मारना शुरू हो गया। वहाँ पर इस लेवल का टॉर्चर हुआ करता था कि सेलमेट्स के सामने उनके बंदे को मारा जाता था और फिर उसकी बॉडी डिस्पोज होती हुई उन्हें दिखाई जाती थी और वहाँ पर लोग उसे देखते रह जाते थे। उसे एक हर बंदे को इबरत का निशान बनाया जाता था। अगर तुम लोग भी काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वहाँ पर हर तरह का तशद्दुद होता था, हर इनह्यूमन चीज, हर वो चीज जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे वो वहाँ पर होती थी। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसा आता था वो पार्क इन ग्योन अपने पास रख लेता था। जो सारे लोग वेलफेयर के अंदर थे उन्हें एक भी पैसा नहीं देता था, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता था और वो सारा पैसा खुद ही रखता था और सिर्फ अपने ऊपर खर्च करता था। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ अगर इन्वायरमेंट इतना ही बुरा था, इतना ही इनह्यूमन था, इतना ही वायलेंट था, तो वहाँ से किसी ने एस्केप का क्यों प्लान नहीं बनाया? क्या आपको लगता है कि वहाँ से किसी ने एस्केप करने की कोशिश नहीं की होगी? वहाँ से बहुत से लोगों ने एस्केप करने की कोशिश की, पर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। पहले तो बुसान का वेलफेयर सबसे बड़ा वेलफेयर था। ब्रदर होम वॉज बिगेस्ट वेलफेयर अमंग ऑल द वेलफेयर्स। ब्रदर्स होम की दीवारें 7 मीटर लंबी थी और ब्रदर्स होम से कुछ लोग अंदर आ सकते थे पर बाहर नहीं जा सकते थे। लाइक इन ब्रदर्स होम देयर वाज ओनली 1 वे टिकट। और अगर ब्रदर्स होम में कोई मास एस्केप प्लान बनता भी था तो कोई ना कोई सेलमेट डर के मारे या हायर अप्स की नजरों में आने के लिए, उनके सामने अच्छा बनने के लिए, कोई थोड़ी पावर गेन करने के लिए हायर अप्स को जाके बता देता था और ऐसे ही उनका एस्केप प्लान तबाह हो जाता था और उनके ऊपर और ज्यादा तशद्दुद किया जाता था। ये सब देखने के बाद वहाँ के लोग सारी उम्मीद खो चुके थे। उनको पता था कि यहाँ उन्हें कोई नहीं बचाने आएगा और उन्हें सिर्फ एक ही तरह सुकून मिल सकता है, वो है अपनी जिंदगी खत्म करने के बाद। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। खैर यही सब चलता रहा कुछ सालों और उसके बाद 1980s में जब एक बार फॉरेस्ट में लेबर करने गए, फॉरेस्ट में लकड़ियां काटने गए, तो वहां पर एक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर किम योंग वोन के एक लोकल हंटर ने कुछ इमेजेस किम योंग वोन को सेंड की। उन इमेजेस के अंदर देखा जा सकता था कि बुसान के एक जंगल में कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है और वो सारे लेबर्स गार्ड के अंदर थे। अगर कोई भी काम नहीं कर रहा था तो गार्ड्स उन्हें मार रहे थे। और जैसे ही ये बात प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के पास गई, वैसे ही ब्रदर्स होम पर इंक्वायरी शुरू हो गई। सो मच रिसर्च, ब्रदर्स होम के अंदर से 100 लोगों को बुलाया गया
और 100 लोगों से इंटरव्यू लिया. So when the interviews were taken from hundreds of people, the officers were shocked. जो चीजें ब्रदर्स होम के अंदर हो रही थी were very violent. सब लोग सुन के शॉक हो चुके थे कि ब्रदर्स होम के अंदर हो क्या रहा था इतने सालों. Finally in 1980s, Brother Home was permanently banned, and after Brothers Home was completely finished, पार्क इन ग्योन पे भी इंक्वायरी चल रही होती है. पार्क इन ग्योन के ऑफिस से 2 बिलियन वॉन्स रिकवर होते हैं जो कि असल में ब्रदर्स होम पर लगने थे, पर वो पार्क इन ग्योन ने अपने पास रख लिए. और पार्क इन ग्योन के कमरे में एक लॉकर रूम भी दिखता है जो कि असल में लॉकर रूम नहीं होता है बल्कि वो एक टॉर्चर रूम होता है. और उसके अंदर अलग अलग टाइप की मशीन्स देखी जाती हैं और वो सारी टॉर्चर मशीन थी. और सबके इंटरव्यू सुनने के बाद पता ये चलता है कि वहाँ पर पार्क इन ग्योन लोगों को टॉर्चर करता था और तकरीबन 40 लोगों को पार्क इन ग्योन ने खुद मारा था. आफ्टर द इंक्वायरी, आफ्टर द इंटरव्यूज, टोटल पता चला कि 517 पीपल आर डेड. फर्दर इंक्वायरी के बाद ये पता चला कि उनमें से 40 लोग पार्क इन ग्योन ने खुद मारे हैं. सो आफ्टर एवरीथिंग, पार्क इन ग्योन जो मास्टरमाइंड था इन चीज़ों का और जिसके कहने पे ये सब होता था, उसके साथ क्या हुआ. उसे टोटल 10 सालों की कैद हुई, वो भी सिर्फ करप्शन के केस पे. और उसने अपने सोर्स के जोर पे और उसके बड़े बड़े लोगों से जो ताल्लुकात थे उनकी जोर पे उसने वो सज़ा भी रिड्यूस करवा के 2.5 साल जेल काटी और उसके बाद उसकी सज़ा ख़त्म हो गई और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गया. बट वॉट अबाउट दोज पीपल हु सर्वाइव्ड इन दैट हेल. उसके बाद जैसे ही वो लोग वेलफेयर से निकले, कुछ लोगों ने तो अपनी जान ले ली. जस्ट इमेजिन, वो लोग एक हेल्थ से निकले हैं और उसके बाद उन लोगों को सबसे सही चीज क्या लगी कि वो अपनी जान ले लें. इमेजिन द पेन, इमेजिन हाउ मच दे सफर. उन लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, उन लोगों ने अपनी आंखों से क्या क्या नहीं देखा. वो लोग सो नहीं पाते थे, वो लोग खा नहीं पाते थे, इतना ट्रॉमा था. लाइक इमेजिन द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा दे हैड. एंड आफ्टर एवरीथिंग, उन लोगों को कोई आम नजर से नहीं देखता था. सब लोग उन लोगों से थोड़ा सा हटकर ही रहते थे. सब लोग उन लोगों से घबराते थे क्योंकि जाहिर सी बात है, उन लोगों ने इतना सब कुछ देखा है, इतना सब कुछ अपने सामने देखा है कि उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी. लोग उनसे घबराते थे और वो भी लोगों से घबराते थे. वो हर एक चीज से डरने लग गए थे. बट कुछ लोगों ने बाहर जाके होश संभाला और उन लोगों ने देखा कि ओनली 517 पीपल आर काउंटेड डेड. और उन लोगों ने जब पार्क इन ग्योन की सज़ा देखी कि सिर्फ 2.5 साल की, तो उन लोगों ने वापस से जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई और ऐसे ही वो लोग जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते रहे. और फाइनली 2022 के अंदर ये पता चला कि टोटली 50 पीपल वर डेड. लेकिन उस वक्त तक पार्क इन ग्योन मर चुका था. पार्क इन ग्योन वॉज डाइड इन 2016. तो पार्क इन ग्योन पे फर्दर इंक्वायरी नहीं चली और उसे और सज़ा नहीं मिली क्योंकि हर स्टोरी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती है. और अगर हम सोचें कि हर बार हर बंदे को जस्टिस मिलता है, माई आंसर इज नो. जस्टिस बहुत कम केसेस में मिलता है और आई थिंक ब्रदर्स होम के केस में भी उन लोगों को जस्टिस नहीं मिला. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रदर्स होम. अगर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.